जो भारत के भूगोल से संबंधित था, जिसका नाम था भाषाएं। भाषाएं पे आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सारे बैक ईयर प्रश्न हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। आपको पता है जुलाई लास्ट तक में आपका यूपीपी की परीक्षा हो जाएगी, साथ ही 14 जुलाई या 16 जुलाई को जहां तक मुझे पता है उत्तराखंड की परीक्षा भी होने वाली है। तो वहां बैक ईयर के सारे प्रश्न पूछे जाते, अधिकांशता देखा गया जीएस में बैक ईयर के प्रश्न पूछे जाते। तो इसलिए जो ये घटना चक्र पूर्वालोकन की है जीएस पॉइंटर, इसको आप लोग एक बार जरूर से पढ़िएगा। मैंने इसमें आपको कंप्लीट कराए हैं, हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है, पूरी पॉलिटी कंप्लीट करा दी है। अब मैं ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा रहा हूँ। इसमें आज हमारे चौथा लेक्चर है, जिसमें आप देखेंगे भाषाओं के बारे में आज हमें पढ़ना है। चलिए प्रारंभ करते। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद कौन सी भाषा आती है, नंबर की भाषा आती है? वो बंगला भाषा की नंबर 2 पे आती है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे हिंदी बोली जाती है भारत में, उसके बाद बंगला भाषा बोली जाती है। अब है ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है कौन सी है? खासी है। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है कौन सा? इंडो आर्यन है। अब ये क्रम लगाए गए हैं, इनको देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ABCD के आधार पर कहाँ कहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। अब पहली भाषा जो है वह ब्रज भाषा है ए पे, फिर अवधी बोली जाती है, फिर भोजपुरी आ जाती है, फिर मैथिली आ जाती है। आपने देखा होगा 16 जून को जो यूपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें जो प्रयागराज में जो नदियां आके मिल रही हैं गंगा में, उनका क्रम पूछा गया था। जो लोग बहुत अच्छे से बहुत डीप में, आप समझ लीजिए बहुत डीप में यूपी की परीक्षाओं को पढ़ते हैं, वो लोग उस प्रश्न को हल कर पाए होंगे, या तो जिनको मैप का बहुत अच्छे समझ होगा वही हल कर पाए होंगे। अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा सबसे, क्योंकि एक विशेष स्थान पर पूछा गया था। ऐसे प्रयागराज पे विशेष स्थान पर फोकस करके पूछा गया था। वहां गंगा में जो मिलने वाली नदियां हैं उसका जो पश्चिम से पूरब की ओर क्रम लगाने को बोला गया था। तो वो प्रश्न बहुत टिकी था। उसी तरह का प्रश्न है कि कौन कौन से क्षेत्र पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। वर्ष 2014 में प्रचलित भाषा का दर्जा दिया गया किसे? उड़िया भाषा को जो है आप देखेंगे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया। फिर उड़ीसा को उसी वक्त जो दे दिया गया वो आप देखेंगे ना, हमारी जो सांस्कृतिक भाषाएं होती है उनका भी दर्जा प्राप्त हुआ था। अब भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद संबंधित किससे? जनजाति भाषा से संबंधित है। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? वह आप देखेंगे बंगाली है। सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, फिर इस समय मंदारिन बोली जाती है, फिर इंग्लिश बोली जाती है, उसके बाद आप देखेंगे हिंदी बोली जाती है, फिर बंगला भाषा बोली जाती है। अब आ गया जो है प्रवाह तंत्र, जो नदियों का प्रवाह तंत्र, एक नया चैप्टर वो प्रारंभ हो गया है। तो हो सकता है हमें जो यूपीएससी में जो परीक्षा में प्रश्न आया था प्रयागराज वाला, उसका एक यहाँ पर संक्षिप्त रूप देखने को मिल जाए। हालांकि इसमें है नहीं, वो आप जब उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ेंगे तब आपको वहां वो प्रश्न मिलेगा। फिर भी देख लेते हैं, एक नया जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रवाह तंत्र, नदियों का प्रवाह तंत्र। सबसे पहले हम गंगा का प्रवाह तंत्र देखेंगे। गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? पूर्ववर्ती अफवाहों से होता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, क्योंकि जो नदियां जितनी पवित्र होती हैं वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती हैं, जो कि गलत है। यह कारण जो दे रहा है वह गलत है, लेकिन कथन सही है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के निचले लगभग 6000 मीटर तक है। अब है संदर्भ कथन है कि देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है।
ये जो ये आया ये प्रश्न, ये तो परीक्षाओं से यूपीपी की परीक्षा हो गई, आरओ परीक्षा हो गई, यूपी पीसीएस हो गया, साथ ही उत्तराखंड पीसीएस, उनका ये फेवरेट प्रश्न हो जाता है कि रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियां मिलेंगी, वह अलकनंदा और मंदाकिनी। नंद प्रयाग में कौन मिलेगी, अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी, और देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। अब है अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है कहाँ, देव प्रयाग में होता है। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। अब है मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है, अलकनंदा से संबंधित है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी आती, ये भी ध्यान रखिएगा। ये ना ये है आप देख रहे हैं ना, ये विभिन्न स्थल और कत संगम नदियों, इनको आप जहां पढ़ते हैं जिस स्थान पर, वहां लिख लीजिए और वहां चिपका लीजिए। डेफिनेटली आपको हर एक परीक्षा में एक प्रश्न तो यहां से देखने को मिल ही सकता है। अब है वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थिर है, वह आप देखेंगे अलकनंदा है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है, वह जो बहने वाली नदी वह गंगा नदी है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, वो किसकी है, वह काली नदी की है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, वह मंदाकिनी है। यमुना नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित क्रम लगाइए। आप देखेंगे चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। जो केन याद रखिएगा किसकी सहायक नदी है, वह देखेंगे यमुना की है। चंबल भी है, सिंध और बेतवा भी है, लेकिन ये क्रम देखिएगा पश्चिम से पूर्व, यानी कि ऐसे चलना है। सबसे पहले चंबल मिलती है, सिंध मिलेगी, बेतवा मिलेगी, फिर केन मिलेगी। केन, सोन, बेतवा एवं चंबल में से वह नदी जो यमुना नदी से नहीं मिलती है, वह आप देखेंगे सोन नदी जो है नहीं मिलती है। मोरी बंद डेल्टा अप विभाग है किसका, आप देखेंगे वह आप देखने को मिलेगा आपको, वो बंगाल डेल्टा का है। इसका है वह देखेंगे बंगाल डेल्टा का है। अब शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल एवं बराकर में से वह गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, वह देखेंगे बराकर एवं उत्तरी कोयल है। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वह है गोमती नदी है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असत वाहिनी नदी है, तो ये देखेंगे नहीं, असत नहीं, सतत वाहिनी नदी है यमुना। अब बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा नदी में से यमुना की सहायक नदी नहीं है, वह देखेंगे रामगंगा नहीं है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है, बंदरपूछ चोटी है। बेतवा नदी मिलती है यमुना से मिलती है। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, वह देखेंगे सोन है। सोन कैसी है, उत्तर वाहिनी, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। गोमती, घाघरा, कोशी एवं सोन में से कौन सी नदी कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती, वह सोन नदी है। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी कौन सी है, कैमूर श्रेणी है। महानंदा, सोन, रामगंगा एवं गंडक में से सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, वह आप देखेंगे सोन नदी है। सही कथन है कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थल जिलों की संख्या कितनी है, वह देखेंगे 12 है। भागलपुर, कटिहार, पटना एवं बेगूसराय जिले में से गंगा नदी सबसे लंबी है कहाँ पास, आप देखो देखने को मिलेगी पटना में देखने को मिलेगी। सोन, हिंडन, गंडक और शारदा में से वह कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है,
वह देखेंगे गंडक नदी है। फिर है बेतवा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। पुनपुन, अजय, जलांगी और जोंक में से कौन सी नदी जो है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? वह है जोंक नदी है। अब है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में है। तिब्बत में उत्पत्ति होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदी अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समतल पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न बनता है कैसा? भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण बनता है। भारत में यरलूंग जंगपो नदी को जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। बराक, लोहित और सुबनसिरी में से अरुणाचल प्रदेश में से होकर बहने वाली नदियां हैं, लोहित और सुबनसिरी है। मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में पाई जाती सांगपो या सापू नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं कौन सी? दिबांग, कामेत और लोहित है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ब्यास और एवं तापी में से वह नदियां जिसका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है वह है ब्रह्मपुत्र और सिंधु है। इस नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी? रंगित नदी है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसका कारण क्या है कि ये जो नदी अपहरण हिमालय के नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो देखेंगे दोनों ही सत्य है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब आ रहा है दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि कारण क्या दिया जा रहा है? वे छोटे मार्गों में तीव्र गति की गड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। अब है कथन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा एवं तापी अरब सागर में गिरती हैं। बात सही है। नर्मदा और तापी नदियां विभंस घाटियों से होकर बहती हैं, जो कि सही है और सही व्याख्या भी है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि यह एक रेखीय विभंस यानी रिफ्ट घाटी में विस्तृत है और विंध्यन और सतपुड़ा के बीच बहती है। नर्मदा घाटी नदी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, वह आप देखेंगे विंध्यन और सतपुड़ा है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि वह एक भ्रंश घाटी में बहती है, जो कि ए गलत है बल्कि आर सही है। जो ये डेल्टा का नहीं, ये आप नर्मदा डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं वह है नर्मदा और तापी हैं। गोदावरी, कृष्णा, तापी चलिए उसके आगे देखते हैं। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां जो डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वह नर्मदा और तापी हैं। कृष्णा, गोदावरी, तापी एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है वह तापी और ताप्ती, जो भी आप नाम लिखा वो सही रहेगा। अब है राजनंदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनजाति में से नर्मदा बेसिन का भाग है, वह देखेंगे राजनंदा गांव है। अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी
उदाहरण है भ्रंश घाटी का। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है वह देखेंगे नर्मदा है। पश्चिमी वाहिनी नदियों में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदियां कौन सी है, वह नर्मदा और तापी हैं। तावा सहायक नदी है किसकी, नर्मदा की। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एवं महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, वह तापी नदी है। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं को विभक्त हो जाती हैं और कुछ मील आगे जाकर के पुनः मिल जाती हैं और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण होता है, वह है कावेरी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन याद रखिएगा। कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी जिन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से होकर गुजरती है वहां आप देखेंगे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है और पौंडीचेरी है। याद रखिएगा कौन कौन से हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कि वहां है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पौंडीचेरी है। अब दक्षिण की गंगा कहा जाता है किसे, कावेरी को। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी को। याद रखिएगा दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। अब उसके आगे हम देखते हैं गंगा नदी जल विवाद है किसके बीच, कृष्णा नदी का जल विवाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बीच है, सॉरी महाराष्ट्र के बीच है। गोदावरी, कावेरी, तापी एवं महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी बनाती है वह आप है तापी है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी नदियों की लंबाई का आरोही क्रम कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटा, छोटे से ऐसे करके गोदावरी है, नर्मदा है, महानदी और तापी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगई है जो पूर्व दिशा की ओर बहती है। याद रखिएगा जो पूर्व दिशा में यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसके बारे में। गोदावरी, तापी, कावेरी एवं कबाम में से पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं वह आप है तापी नदी है। लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों का घटता क्रम सबसे लंबे से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक कौन नदियां हैं, वह जो दी हैं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी है। सही कथन है कि महानदी का उद्गम आप देखेंगे, महानदी का उद्गम, एक मिनट रुकिएगा, महाराष्ट्र से होता है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है। अब है तेल नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की। वह नदी जिसकी घाटी गहरी खंड भूमि से होकर विख्यात है वह है चंबल नदी है। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख प्रवाह तंत्र कौन सा है, वह वृक्षानुमा आकृति का है। कैसा है, वृक्षानुमा आकृति का है। अब उसके आगे देखेंगे कि सोन, नर्मदा एवं महानदी निकलती है। महानदी निकलती है सोन, नर्मदा अमरकंटक से और महानदी शिवाय पहाड़ी से निकलती है। अब नर्मदा, तापी, भांडवी और महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है वह है महानदी है। उड़ीसा को अपना डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा बनाती है महानदी बनाती है। साबरमती, ताप्ती, कृष्णा एवं कावेरी में से वह नदी जिसके घाटों में जल का प्रवाह है, वह जो घाटों में जल का प्रवाह है वह देखेंगे साबरमती एवं तप्त नदी की घाटों पर। वह स्थल जहाँ से भारत के 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की ओर प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में की तरफ प्रभावित होने वाली तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, वह है अमरकंटक है। अब मलगेर नदी का उद्गम कहाँ से है, बैलाडिला पहाड़ियों से है। केरल के पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं, पामबारा, फिर भावनी और कबानी है। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी, नर्मदा,
तापी और माही है। नर्मदा, तापी, गोदावरी एवं कृष्णा नदी में से सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? गोदावरी नदी का है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। वंशधरा, इरावती, प्राणहिता एवं पेन्नार नदी में से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? वह इंद्रावती और प्रणहिता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? गोदावरी नदी बेसिन है। अब उद्गम क्षेत्र और नदियां देख लेते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कावेरी में है। वेरीनाग, सोता वो जो है झेलम झेलम है। और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, छोटा नागपुर से स्वर्णरेखा है। नर्मदा, सोन, चंबल तथा तप्त नदी घाटी में से गहरी खंड भूमि में से के लिए विख्यात है चंबल नदी। कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? वह है संरचनात्मक मूल्य का। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा और वंशधरा में से कौन सी नदी पूर्व घाटी से निकलती है? वह है नागावली वंशधरा है। अब है कि ज्वालामुखी मूल, वायुमूल, संरचनात्मक मूल एवं हिमानी मूल में से वह लक्षण जो नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है वह है संरचनात्मक मूल लक्षण है। अब है नदी है और उद्गम स्थल देखते हैं। मान नदी वो कहाँ से उद्गम होती है? उसका उद्गम होता है मैनपाट से। बनास नदी का देवर पहाड़ी से। जोग नदी का सोनबेरा पठार से। और केलो नदी का वह लुडुंग पहाड़ी से है। अब अन्य नदियां हैं कि हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? सतलज है। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में चेनाब, झेलम, रावी, सतलज नदी में से तीन नदियां इनमें से किस एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी में से मिलती है? निम्नलिखित में से इन नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे नहीं मिलती? वह सतलज नदी जो है सिंधु नदी सीधे नहीं मिलती है। वर्धा, पेनगंगा, महानदी, शिवनाथ, दामोदर, बराकर, कावेरी जो है भवानी है। बेतवा, यमुना, क्षिप्रा, चंबल, वेलगंगा, गोदावरी और तवा जो है नर्मदा है। उसकी सहायक नदी के बारे में बात हो रही है। एक मिनट रुकिएगा। आगे देखते हैं। हेमवती कावेरी की सहायक नदी है। मालप्रभा कृष्णा की। मंजरा गोदावरी की। प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। दूधगंगा नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड एवं तथा महाराष्ट्र में है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी बंगाल खाड़ी में गिरे हुए नदी देख लीजिए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा, ब्रह्मगिरी आदि है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? कोयना, यरला, डीना, वर्णा घाट, प्रभा आदि है। हगरी सहायक नदी किसकी है? तुंगभद्रा की है। उत्तर दक्षिण नदी के आधार पर नदियों का सही अनुक्रम कौन सा है? किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा और पेनगंगा है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी? व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना है। ये ऐसे पहले आईएएस में सन 2000 पहले से देखेंगे, पहले के पेपर तो उसमें इस तरह का पूछा जाता था कौन कौन कहाँ है। तो नंबर 1 पे आप देखेंगे गंडक, फिर गंगा, गोमती और घाघरा है। दामोदर नदी निकलती कहाँ? एडन नहर से। दामोदर सहायक नदी किसकी है? हुगली की है। गोमती, पेरियार, दामोदर एवं महानदी में से दामोदर नदी निकलती छोटा नागपुर पठार से। अब है पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियां जिसमें निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है वो है दामोदर। गोमती, पेरियार, दामोदर एवं महानदी में से भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है कौन सी? दामोदर है। और तप्त, कृष्ण, लूनी और नर्मदा में से भूमि बधित नदी कौन सी है? लूनी है। लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन है या कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। माही, घाघरा, नर्मदा एवं कृष्णा नदी में से अंतःस्थलीय अपोहा नदी का उदाहरण कौन सा है? घाघरा है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोशी नदी है। खारी नदी जिस अपोहा तंत्र का अंग है वह है बंगाल की नदी, बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिमनद नदी से नहीं है वह है कोशी नदी। त्रिवेणी नहर में
पानी आता है कहाँ से? गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसमें वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तन किया एवं आपदा की स्थिति का कारण उत्पन्न बनी, वह थी कोसी नदी। भारत की नदी स्पीति, सतलज, शोक तथा जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर पाए जाते हुए नदियों का सही अनुक्रम कौन सा है? शोक, जास्कर, स्पीति और सतलज है। संथाल परगना में लगने वाले दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी पर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। राज्यों और नदियों का नाम है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। केन और बेतवा का लिंक स्टार्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। वह अवस्थित है बेतवा नदी पर अवस्थित है। कावेरी, मंजीरा, पेन्नार एवं तुंगभद्रा में से वह नदी जिसमें दक्षिण भारत का गंडीकोटा घाटी निर्मित हुआ है, वह पेन्नार नदी पर बना है। कथन है कि काली नदी भारत के दक्षिण भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चतम पर है और पूर्व की बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसका मंद प्रवणता है। तो जो कि देखेंगे ए वाला गलत है, कारण कथन गलत है, कारण सही है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, चेनाब नदी बनाया गया है। बारपा, स्पीति, रावी एवं व्यास में से वह नदी जो सतलज की सहायक नदी नहीं है, वह है रावी नदी नहीं है। महात्मा गांधी सेतु स्थित कहाँ? बिहार में है, बिहार के पटना में। व्यास, रावी, बेतवा एवं सतलज में से वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, वह है सतलज है। कपिली जिसकी सहायक नदी नहीं है, वह है ब्रह्मपुत्र। गोदावरी, मंजरा, कृष्णा, भीमा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, गोदावरी, इंद्रावती, यमुना, चंबल और केन। और भारत की प्रमुख नदी और उसका उद्गम क्षेत्र: यमुना यमुनोत्री, कृष्णा महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक, महानदी सिहावा है। क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा एवं पर्वती में से वह नदी जो चंबल में नहीं मिलती है, वह है बेतवा नदी। चंबल, दामोदर, गंडक एवं राम गंगा में से वह नदी जो अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, वह है दामोदर नदी। वह नदी जिसके ऊपर मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे पानी का प्रवाह मिलता है, वह है लूनी नदी। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप देखेंगे ऊपर में मीठा पानी और नीचे में खारा पानी मिलेगा। अध्रुपित नदी का उदाहरण कौन सा है? चंबल है। संकोश नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। पर्वती, लूड़ी, माही और जवाई में से वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, वह है माही नदी है। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। फिर है मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है, वह है वीहर झील है। महानंदा, सोन, रामगंगा एवं गंडक में से वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, वह है सोन। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी एवं सिंधु में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? वह है लाहौल घाटी और हिमाचल प्रदेश में बहती है। अब है देखेंगे दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निकलती हैं छोटा नागपुर पठार के झारखंड के भाग से निकलती हैं। बराकर, इंद्रावती, जमुई और ये ब्लैंक हो रहा है। दामोदर नदी की सहायक नदी है इंद्रावती है। ये भी यहाँ पास ब्लर हो जा रहा है। बिष्ट द्वाब, व्यास और सतलज में पढ़ दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। बिष्ट द्वाब जो है व्यास और सतलज में है। बारी द्वाब जो है वो देखेंगे रावी और व्यास के मध्य है। रचना द्वाब जो है रावी और चेनाब के मध्य है। और चक द्वाब जो है चेनाब और झीलम के मध्य है। अधिकांश हिमालय नदियां 12 मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं। हिमालय नदी की ढाल जो है प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक है। ये दोनों आप कथन सही हैं। अब नदियों के किनारे स्थल जो हैं इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
फिर साथ ही उसमें झील और प्रताप भी देख लिया जाएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।